हाँ, तो आज की क्लास है पॉलिटी की। ठीक है, भारत का संविधान स्टार्ट करेंगे। तो भारत के संविधान में हमने क्या क्या पढ़ लिया था स्टार्टिंग से। तो पहला क्लास में हमने सारे अधिनियम पढ़ लिए थे, जितना भी एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर अधिनियम एक्ट, चार चार्टर अधिनियम एक्ट आए थे। ये एक्ट में ज़्यादातर पूछता है कि किस टाइम, मतलब किस डेट को आया था, ये लॉन्च हुआ था। आई मीन चार्टर अधिनियम पहला पूछ देगा क्वेश्चन में, पहला चार्टर अधिनियम कब हुआ था, तो 1793। ठीक है, ऐसे ही पूछेगा। फिर रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, तो 1773। ऐसे ही उसमें पूछ देगा कुछ खास चीज़ कि अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो की गई थी वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा पारित किया गया था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्य न्यायाधीश इलिजा इप्पे था, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, लिमिस्टर हाइड एंड कौन, लिमिस्टर हाइड एंड चैम्बर्स। ठीक है, तो ये सब मैंने पहले क्लास में स्टार्टिंग में करवा दिया है, मतलब थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं डिटेल्स में। सारे अधिनियम हो गए थे, मतलब कुछ अधिनियम जो इंपॉर्टेंट है वो, जैसे में रानी को कब सम्राज्ञी बनाया गया था इंडिया का, तो शाही उपाधि अधिनियम, ये सब जो भी है पिछले क्लास में हो गया था 76 में। तो वो पिछले सबसे पहले क्लास देख लो, स्टार्टिंग से कंटिन्यू हमारा पॉलिटिकल क्लास चल रहा है एकदम जीरो लेवल से, स्टार्टिंग से। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा का कैसे गठन हुआ, कैबिनेट मिशन आया, उसमें 3 लोग आए। ठीक है, 3 लोग आए, जिसका हेड जो था वो पैथिक लॉरेंस था। ठीक है, जो कि क्या था, वो अध्यक्ष था कैबिनेट मिशन का। तो ये सब सारे हमने अगले क्लास में कंटिन्यू करा है। आज 4th क्लास है पॉलिटी का, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके पिछले क्लास में जस्ट हमने पढ़ लिया था अंतरिम मंत्रिमंडल, और लास्ट में पढ़ लिया था कि स्वतंत्र जब भारत हो गई है तो पहले मंत्रिमंडल में कौन कौन से थे, जैसे में प्रथम कानून मिनिस्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब 14 टाइप के मंत्री थे, हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसके आगे का क्लास, जस्ट आगे क्लास। तो पिछला क्लास का रिव्यू ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग, ताकि मतलब ओवरव्यू तो हो चुका है, अब इसके आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम का पॉलिटी, मतलब हमारे पॉलिटी क्लास है 4th क्लास। तो इसमें क्या पढ़ना है आज हमने उसके आगे क्या स्टार्ट करना है, तो हाँ, सारे मतलब आराम से टॉपिक कवर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक, अगला हेडिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रस्तावना के बारे में, जो उद्देश्य का प्रस्ताव था ना, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पहला बैठक कब हुआ था, देखो टोटल 11 बैठक ही हुआ है संविधान सभा में, याद रखना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल 11 बैठक ही हुआ है। ठीक है, 11 बैठक बोलो या अधिवेशन बोलो, 11 ही हुआ है। पहला कब से कब हुआ था, तो पहला 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक 1946 पहला बैठक। ठीक है, पहला अधिवेशन या पहला बैठक बोलो। दूसरा कब बोलोगे, दूसरा 25 दिसंबर से 25 तक, 20 से 25 तक दूसरा हुआ था। ठीक है, 11 बैठक हुआ था। 11वां लास्ट मतलब जो लास्ट था 11वां, वो कब हुआ था, तो 11वां हुआ था, जो अंतिम बैठक थी वो था, पूछ देगा, तो 14 से 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था। इस पर 264 लोग हस्ताक्षर किए थे। उस समय जब लागू हुआ था ना, तो उस समय 284, ठीक है, 284 लोग ही प्रेजेंट थे संविधान सभा में। ये जो मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मेरी बातों पे ध्यान दो। ठीक है, अंतिम बैठक कब से कब हुआ था, तो 14 नवंबर से 26 नवंबर तक अंतिम बैठक हुआ था, 11वां बैठक। ठीक है, और कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था। लोग ने उस पर साइन कर दिया। कितने लोग साइन किया, 284 लोग। उस समय 284 लोग ही संविधान सभा में प्रेजेंट थे। तो पूछ देगा कि अंतिम जब संविधान लागू हुआ था तो कितने लोग प्रेजेंट थे, तो 284 लोग प्रेजेंट थे। या पूछ देगा संविधान सभा में कितने लोग का हस्ताक्षर है, तो 284 लोगों का ही हस्ताक्षर है। ठीक है, संविधान पे तो उसी दिन हुआ था हस्ताक्षर, और अंतिम बैठक भी यही हुआ था। पहला बैठक 9 से 23 दिसंबर तक 1940 में, और अंतिम 11वां बैठक 14 से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो इसके बारे में तो हो गया। बोलेगा संविधान लागू मतलब एडोप्ट कब किया गया था, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित है ना, प्रस्तावना में बोला गया लास्ट वर्ड। तो अंगीकृत एडोप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और पूर्ण तरह से लागू कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसी दिन को गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों उस दिन लागू किया गया था, जब बन के रेडी हो गया है नवंबर में, तो 2 महीना बाद क्यों लागू किया गया है, तो मैंने पहले वीडियो में मैंने बता दिया, स्टार्टिंग जाके देखो, सारा कुछ क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, कि 1929 में 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जब स्वराज की मांग करते हैं, पूर्ण स्वराज घोषित कर देते हैं लाहौर अधिवेशन में, वो अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस का। तो रावी नदी किनारे जाके वो रात की 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहरा देते हैं, और उस दिन से भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त से पहले जब भारत गुलाम था, तो 26 जनवरी को ही
स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो उसी दिन को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया। उसी को यादगार के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो पहले हमने क्लास में सारा कुछ बता दिया है, रिवीजन करने से कोई फायदा नहीं है, पिछले क्लास जाके देख लो। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना। टॉपिक लगा है प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रस्ताव। उद्देश्य का प्रस्ताव या प्रियम्बल, उसे ही प्रस्तावना बोला गया, ठीक है। तो पहला दिन का जो था 9 दिसंबर, पहला दिन का जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का। दूसरा दिन का बैठक कब था? तो कब था? उसके 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद जो दूसरा संविधान आया था, संविधान सभा जमा हुआ था, गठन हुआ था, मतलब बैठा था, तो वो था इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट मेंबर, मतलब परमानेंट चेयरमैन चुन लिया गया था राजेंद्र प्रसाद को, बिना निर्विवाद कोई इनके अपोजिट में खड़ा नहीं हुआ था, डायरेक्ट उनको चुन लिया गया था कि अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रहेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13वां जो हुआ ना, ये दोनों में तो सिर्फ चुनी हुआ, अध्यक्ष लोग को चुना गया, जो के अपॉइंट किया गया बंदे को। 13 दिसंबर 1946 से पहला कार्यवाही स्टार्ट की जाती है संविधान सभा का, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य का कि आखिर संविधान बनने का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। इसमें उद्देश्य का प्रस्ताव नहीं होता है, जब भी कोई बुक पढ़ोगे तो सहमति उसका आगे में लिखा होगा कि ये बुक है किसके बारे में बुक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्रस्तावना में किसी पेज के आगे में देखो ना तो लिखा रहेगा, वैसे ही संविधान के पहले पेज पे लिखा रहेगा कि क्या क्या है इस संविधान में और किसके लिए है। तो प्रस्तावना को पेश किया गया था, आखिर संविधान बनना क्यों चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, सारा उद्देश्य का प्रस्ताव बोला गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव संविधान सभा में लाया कि चलो इस पर चर्चा करते हैं पहले। तो इस पर चर्चा स्टार्ट हो गया संविधान सभा का, इसे ही प्रस्तावना या प्रियम्बल बोला गया, ठीक है। तो ये क्या था? तो जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो इसमें सारे विचार हुए। फिर जब टोटल इस पर सारा कुछ लिखा के रेडी हो गया तो 26 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट कर लिया गया, मतलब स्वीकृत किया गया। तो प्रस्तावना को कब स्वीकृत किया गया, मतलब एक्सेप्ट किया गया? 26 जनवरी 1947, लिख लो। ये प्रस्तावना को कब एक्सेप्ट किया गया? 26 जनवरी 1947 को, ठीक है, संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। अब प्रस्तावना में था क्या? तो पहले मैं प्रस्तावना को बारे में बता दे रहा हूँ कि प्रस्तावना था क्या। सारा कुछ तो मैंने बता दिया। पहले ये बात करो कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, विचार लिया गया। प्रस्तावना का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया, विचार लिया गया। और प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया? ये प्रस्तावना का विचार था, ठीक है, यूएसए के संविधान से। और इसका भाषा कहाँ से लिया गया संविधान का, प्रस्तावना का भाषा? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया का संविधान बनने में 9 साल का समय लगा था, जिसमें से 128 आर्टिकल ही हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। और कितने आर्टिकल है? 395 आर्टिकल थे उस टाइम, और इतना जल्दी बन के रेडी हो गया था, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान है। और पहला संविधान लिखित जो है वो अमेरिका का था, 1787 में बना था, ठीक है। इसमें से मात्र 7 आर्टिकल हैं, क्योंकि अमेरिका का अलग अलग राज्य का अलग अलग है, क्योंकि वो फेडरल है। इंडिया यूनियन है, वो फेडरल है। यूनियन और फेडरल में अंतर है कि यूनियन का एक संधि होता है कि वो तोड़ के अलग हो सकता है देश चाहे तो। उसका राज्य जो है ना, 50 राज्य है अमेरिका में, पहले बता चुका हूँ वीडियो में, वो अलग हो सकता है, वो फेडरल है। इंडिया में यूनियन एक बार अगर चिपक गया तो वो छूट ही नहीं सकता है। फेविकॉल का वो है जो है, एक बार चिपक गया तो टूट ही नहीं सकता, ठीक है। वो इंडिया का है यूनियन में एक बार राज्य आ गया तो वो चाह के भी अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना का जो बेसिक थ्योरी था ना, उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और विचार कहाँ से लिया गया? यूएसए से। तो इसके आगे स्टार्ट करते हैं कि फिर प्रस्तावना का एक समिति जो था, प्रस्तावना समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रस्तावना समिति का अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, सही, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद, एक बार दिख लेना ये सिन्हा, जो पहले मतलब अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, यही प्रस्तावना समिति का अध्यक्ष थे उस टाइम, ठीक है। तो बस इतना ही था। और 26 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना में क्या क्या था ऐसा, तो इससे हटा दो, समझ गया ना। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया और भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो प्रस्तावना में क्या क्या था? तो एक संविधान मतलब हुआ था, मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र का अखंडता शब्द को जोड़ा गया।
तो उसके बाद जो संविधान का प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, मतलब एडोप्ट, इनेक्ट एंड गिफ्ट टू आवर सेल्फ टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो भी ये प्रस्तावना 42वें संविधान 1976 ईस्वी के बाद बन के रेडी हुआ। ठीक है, तो इसमें हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो एक संपूर्ण प्रभु संपन्न का मतलब जान लो। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया। ठीक है, मतलब एडोप्ट किया गया और लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, अब इसमें बढ़ आते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो प्रभु संपन्न के मतलब क्या हुआ, कुछ वर्ड है, पहला लिखो। ठीक है, अब प्रस्तावना जो हो गया, प्रस्तावना में वर्ड है ना कुछ कि प्रभु संपन्न। ठीक है, एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न, यही ना प्रभु संपन्न। संपूर्ण प्रभु संपन्न के मतलब क्या है कि इंडिया जो है अब आज से अपना आंतरिक और बाहरी सारा निर्णय खुद लेगा, ब्रिटिश सरकार का इसमें कोई रंत नहीं है। मतलब इंडिया जो है अपना आंतरिक और बाहरी संधि या जो भी निर्णय लेना है वो अब लेने के लिए खुद से स्वतंत्र है। ठीक है, कोई भी ब्रिटिश सरकार के अब ऑर्डर की इसमें आवश्यकता नहीं है, कोई नहीं मानेगा। ये हुआ प्रभु संपन्न के मतलब। दूसरा वर्ड भी जान लो, दूसरा वर्ड है इसमें एक समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब क्या हुआ, तो समाजवादी का मतलब हुआ, ये हुआ डोमिनियन। ठीक है, डोमिनियन, और ये है सोशलिस्ट। तो डोमिनियन के मतलब तो बता दिया मैंने। सोशलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आखिर संविधान जो बना है वो भारतीय समाज में समानता के लिए बना है। मतलब भारत संविधान जो है, भारतीय संविधान जो समानता के लिए बना है। तो समाजवादी के मतलब हुआ कि ऐसा संविधान को बनाया गया है कि इसमें भारत के सारे नागरिकों को एक समान फील हो, ऐसा कि वो सारे एक समान हैं। भारत के नागरिकों को एक समान ऐसा अनुभव हो, फील हो कि हम सारे भारत के नागरिक एक जैसे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, संविधान के सामने। तो ये हुआ समाजवादी का मतलब। लोकतांत्रिक समाजवादी का जो बात है वो किससे लिया गया था, मतलब किस पे आधारित था, किनके बातों पे आधारित था, तो नेहरू और महात्मा गांधी के आधारित पे था लोकतांत्रिक समाजवादी कि मतलब इसी में महसूस ऐसा फील करवाया गया। समाजवादी के मतलब यही हुआ कि भारत के जो संविधान है उसके सामने सारे लोगों का वैल्यू एक है, सारे नागरिक जो है वो एक समान है, ना कि कोई ज़्यादा कोई हाई। सलमान खान भी वही लेवल पे है और एक नॉर्मल सामान्य बंदा भी जो एक दलित है वो भी उसी लेवल पे है। दोनों के लिए कानून एक ही है, संविधान एक ही है। तो यही समाजवादी का मतलब हुआ कि समाजों में समानता। ठीक है, अब तीसरा वर्ड आया, तो वैसे दिख रहा होगा, ये लाइट कट गई है और दिख रहा है तो ठीक है, इतना में आज स्टार्ट कर दे रहे हैं, लाइट आएगी तब तक ठीक है, नहीं तो फिर बस मेरे बातों पे ध्यान दो। तो तीसरा वर्ड क्या है, समाजवादी हो गया। तीसरा पॉइंट है समाजवादी के बाद आ गया है, एक मिनट रुक जाना, मैं ये कर दे रहा हूँ और थोड़ा लाइट ओपन कर दे रहा हूँ, ये वाली। हाँ, तो अभी लाइट कट गई है, दिख रहा है तो ठीक है, इसके आगे मैं बता दे रहा हूँ। वैसे मेरे वर्ड पे ध्यान दो किसका मतलब क्या है, बाकी तुम लोग लिख लोगे। तो तीसरा वर्ड जो है ना, प्रभु संपन्न के मतलब मैंने बता दिया क्या है, समाजवादी के मतलब मैंने बता दिया। अब पंथ निरपेक्ष, ठीक है, पंथ निरपेक्ष जिससे बोला गया है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, इससे बोला गया है कि पंथ निरपेक्ष में भारत का, राज्य का, जो भारत में है संविधान के हिसाब से, राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, भारत की जनता का धर्म होगा, जो अलग अलग अपना अपना धर्म मान सकते हैं, उसमें सरकार कोई भी बाधा नहीं डालेगी। ये होगा पंथ निरपेक्ष का मतलब कि भारत का जनता अपना अपना धर्म मानने के लिए फ्री है। राज्य का या भारत का मतलब भारत को राज्य बोला गया है, देश को एक राज्य बोला जाता है संविधान में। तो राज्य को कोई अपना धर्म नहीं होगा, जनता का धर्म होगा, जो अपना अपना अलग अलग धर्म मान सकते हैं, इसमें सरकार कोई बाधा नहीं डालेगी। ये पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ। तीसरा पॉइंट आती है, तीसरा पॉइंट लिखो, एक है लोकतंत्रात्मक। संविधान की प्रस्तावना में वर्ड आती है ना, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक,
ठीक है, वर्ड देख लेना, लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, इसमें मतलब होता है ना लोकतंत्रात्मक कि ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाए, जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन किया जाए, ऐसी सिस्टम है। लोगों के द्वारा शासन करने की व्यवस्था को लोकतांत्रिक बोला गया है। मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें लोगों के द्वारा ही अपॉइंट किया जाए, लोगों के द्वारा ही शासन किया जाए, ठीक है, मतलब लोग नहीं, सारे लोग शासन किया जाए, उसके द्वारा एक बंदा अपॉइंट किया जाए, तो जनता के द्वारा जनता के लिए शासन करने की व्यवस्था को लोकतांत्रिक बोला गया है। एक और बढ़ाती है इसी से मिला जुला, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, चौथा लिखो गणतंत्रात्मक, गणतंत्र, गणतंत्र, ठीक है, ऐसे लिखा था ना गणतंत्र, तंत्र, जगह से धार लेना, इसका इंग्लिश में रिपब्लिक, रिपब्लिक को जो है रिपब्लिक जो होता है ना रिपब्लिक, तो गणतंत्र के मतलब क्या होता है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कि संवैधानिक प्रमुख हो, मतलब कोई बंदा जो प्रमुख हो ना इस व्यवस्था में, वो संविधान में लिखा हो उसके बारे में, संवैधानिक प्रमुख हो, ना ही कोई ऐसे ही बंसा गुणत, तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संवैधानिक प्रमुख हो और जो भी उसको चुना जाए वो जनता के द्वारा चुना जाए, ठीक है, जनता के द्वारा चुना जाए, ना कि वंशागुणित हो, मतलब वंश के आधार पे नहीं कि चलो हमारे बेटा उत्तराधिकारी बनने से पहले के राजाओं द्वारा चला जाता राजतंत्र में कि चंद्रगुप्त के बेटा ही बिंदुसार बना राजा, बिंदुसार का बेटा ही अशोक बना, अशोक का फिर पौत्र बना दशरथ बना, तो ऐसा ही नहीं चल रहा था, इसमें लोकतंत्र है। तो गणराज्य के मतलब हुआ ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संवैधानिक प्रमुख हो और वो जनता के द्वारा चुना जाए, जनता के द्वारा चुना जाए, ठीक है, और उसमें ना कि वंशागुणित हो, तो मतलब वंश के आधार पे नहीं हो कि इसका वारिस वैसे ही हो जाए, तो ये गणतंत्र है। तो ये सब कुछ वर्ड हैं जो संविधान में लिखा हुआ है, जिसका मतलब आप समझ लो। प्रभु संपन्न के मतलब समझा दिया, समाजवादी के मतलब समझा दिया, पंथनिरपेक्ष के मतलब, लोकतंत्रात्मक के मतलब, गणतंत्र के मतलब, ठीक है। इसी में न्याय की बात आती है, तो न्याय में आ जाती है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, मतलब सामाजिक सभी के लिए समान न्याय होगा, सभी के लिए अगर आर्थिक न्याय होगी तो सारे के, मैं ये सब तो बढ़ते जानते हो न्याय के मतलब क्या हुआ। फिर एकता और अखंडता, मतलब एकता रहे और अखंडता बनाए रखे, ना कि कोई भड़काऊ बयान दे कि देश को बंटवारा करने की ऐसा कुछ बोले, एकता और अखंडता बनाए रखने, सब वर्ड तो जानते हो संविधान में। तो मेनली यही 4 टाइप के वर्ड थे, 1 2 3, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सारे के मतलब मैंने भी बता दिया, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो संविधान का ये हो गया, कुछ प्रमुख बातें भी लिख लो, संविधान की कुछ प्रमुख बातें वह प्रस्तावना की प्रमुख बातें, प्रस्तावना का टॉपिक चल रहा है आज। तो जैसे कि सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है। प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना को कब एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, 26 जनवरी 1947 को। इसमें क्या क्या है सारे कुछ मैंने बता दिया। लोकतंत्रात्मक के मतलब क्या होता है, प्रभु संपन्न के मतलब क्या होता है, गणतंत्र के मतलब क्या होता है, पंथनिरपेक्ष के मतलब क्या होता है, डोमिनियन, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सारे के मतलब मैंने समझा दिया अभी। अब इसके आगे वर्ड तो समझ गए हो, अब इसके आगे क्या है, इसके आगे मैं अब प्रस्तावना की कुछ मुख्य बातें भी लिख लो कि प्रस्तावना को आखिर में क्या क्या बोला गया है। तो प्रस्तावना को क्या बोला गया है, तो प्रस्तावना को पहले प्रस्तावना की मुख्य बातें लिखो, यहाँ डैश मारो, प्रियम्बल की कुछ प्रस्तावना की मुख्य बातें, ठीक है, इंक खत्म हो गया, मुख्य बातें पहला लिखो। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है, ठीक है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। दूसरा, प्रस्तावना में संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में बताया गया है कि संविधान के अधीन तो सारा शक्तियों का केंद्र बिंदु है वो भारत का जनता ही है, ठीक है। तो संविधान के अंदर ही भारत का जनता है, ना कि संविधान सबसे सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं इस देश में, भारत में। तो प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन सारा शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत का जनता है, ये बात लिखा गया है। तो लिख लो कि सारा शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत की जनता है, शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत की जनता है, संविधान के अधीन, ठीक है, संविधान के अधीन शक्तियों का केंद्र बिंदु भारत की जनता है, भारत की जनता है, ये संविधान के अधीन ही है, ऐसा प्रस्तावना बताया गया है। प्रस्तावना है किसके लिए, तो प्रस्तावना जो है ये लोगों के लिए, लोगों के सम्मान सर्वोच्च जो भी है लोगों के लिए ही ये प्रस्तावना है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने और क्या बताया, हाँ, तो प्रस्तावना में समझ गए ना कि शक्तियों का सारा, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अंतर्गत ही शक्तियों का सारा केंद्र बिंदु भारत का जनता है। तो और वर्ड लिखो, संविधान में फिर क्या हुआ कि एक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का एक केस आया, ठीक है। प्रस्तावना को
संविधान का अंग नहीं माना है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ठीक है। ये तो बेरुवादी बाद में बोलता है, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये बात बोला गया था। तीसरा पॉइंट लिखो कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, मतलब न्यायालय में प्रस्तावना के बारे में कुछ भी पेश नहीं किया जाता है, उसमें कुछ परिवर्तित करने के लिए न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता। ये बात कब बोला गया था? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में ये बात बोला गया कि न्यायालय में प्रस्तावना को समर्पित नहीं किया जा सकता। ये सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय निर्णय लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने, जिस समय जज जो थे वो जज राजमन्नार थे, राजमन्नार जज थे, राजमन्नार उसमें जज थे, जो उन्होंने बोला था कि प्रस्तावना को संविधान में न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये बात कब बोला गया था? तो यूनियन बनाम, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम या वर्सेस लिखो मदन गोपाल 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात बोला कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। फिर ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखो, फिर बेरुवादी बाद बसाब यूनियन बनाम होता है, मतलब यूनियन बनाम ऑफ इंडिया वर्सेस बेरुवादी बाद जो होता है 1960 में, मतलब इसको सिंपल मानो बेरुवादी बाद 1960। तो बेरुवादी लिखो, बेरुवादी बाद बनाम 1960 में यूनियन के साथ होता है। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है ये न्याय मतलब बताता है कि क्या बोलता है कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहाँ पे प्रस्तावना सहायता करती है। मतलब संविधान में ऐसा कुछ बढ़ जाती है जहाँ से कुछ निर्णय नहीं निकलता है, तो हार्ड लगता है कि इससे क्या मतलब किया जाए, इधर किया जाए तो इधर खराब चीज़ हो सकती है, इधर किया जाए तो इधर खराब हो सकती है, तो इसलिए प्रस्तावना का हेल्प लिया जाता है। तो प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, सारा चीज़ के न्याय, अभिव्यक्ति, सबसे सहायता लिया जाता है, सबसे विचार करके कि जहाँ संविधान के बातों में तुम लोग टंग जाओ वहाँ पे प्रस्तावना के सहायता ली जाती है, प्रस्तावना के बातों से सहायता ली जाती है, इसलिए प्रस्तावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसमें यही बात बोला गया है कि जहाँ संविधान का बात संदिग्ध हो वहाँ पे प्रस्तावना से सहायता ली जाती है। ये बात बोला था सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवादी बाद 1960 में। बेरुवादी बाद 1960 में ही इसने संविधान का अंग नहीं माना था। इसी में संविधान को क्या माना था? अंग नहीं माना था। किसका? इसी में संविधान को अंग नहीं माना था, मतलब सॉरी, प्रस्तावना का अंग नहीं माना था संविधान का, मतलब प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। इसी में बोला था प्रस्तावना अंग नहीं है संविधान का, अंग नहीं है संविधान का, इसलिए संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो बेरुवादी बाद 1960 में ही प्रस्तावना को माना गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं कर सकती है संसद, ठीक है। फिर क्या हुआ? चलो ठीक है, आगे बात हुआ। फिर केशवानंद भारती बनाम आया। केशवानंद भारती बनाम, एक और लिखो, चौथा। इसमें क्या बोला? बेरुवादी बाद 1960 में बोला गया है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए संसद इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। अब केशवा बनाम भारती आता है, तो तीसरा पॉइंट लिखो। ये यूनियन वर्सेस मदन गोपाल 1957 क्या है, बेरुवादी बाद 1960 में क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवादी क्या है, मिनर्वा मिल्स क्या है, सारा ऐसा टाइप का जितना भी टोटल है ना, ये सभी सब हम संविधान के पॉलिटी के लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। तो लास्ट में कवर करेंगे कि है क्या, आखिर में इसमें क्या क्या बात माना गया है, क्या क्या नहीं माना गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये सारा के बाद में लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं मत डिस्कस करना कि आखिर ये क्या था, बस इतना मानो, इतना ही पूछेगा कि यूनियन वर्सेस मदन गोपाल 1957 में संविधान को क्या, मतलब संविधान को परिवर्तित नहीं किया जाता है, मतलब से पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ये कौन सा निर्णय में बोला गया था। तो ऑप्शन दे देगा, तो इसमें लिखा रहेगा यूनियन बनाम वर्सेस मदन गोपाल 1957 में, और ऑप्शन 3 4 ऐसे ही रहेगा, तो इसमें मारना है, ठीक है। फिर बोलेगा कि संविधान ने, मतलब उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय में बताया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। तो वो कौन सा था? वो था बेरुवादी बाद 1960 में, ठीक है। फिर केशवानंद भारती बनाम आता है, तो केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद, इस लास्ट में पढ़ेंगे क्या है केशवानंद भारती बनाम, केशवानंद भारती वर्सेस या बनाम केरल राजवाद, केरल राजवाद। इसमें बोला गया है कि नहीं, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है,
और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। क्या मैंने बोला, इस निर्णय में आगे चेंज हो गया, सर्वोच्च न्यायालय बोला कि नहीं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय दिया, डिसीजन दिया कि नहीं, जो प्रस्तावना है ना वो संविधान का अंग है और इसमें संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। ठीक है, ये ऐसा बात बोला। ठीक है, और विरोधी बाद में बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में ही, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो इसे, इसमें ही थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संविधान, मूल ढांचा का सिद्धांत इसी केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा सिद्धांत का थ्योरी दिया। इसमें बोला ना कि कुछ बातें हैं जो कि जिसमें इसमें ये मूल ढांचे में कुछ बातें हैं, उसमें संविधान का जो संसद है, मतलब भारत का संसद है, वो कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकती है। हाँ, मूल ढांचे में जो है ना कुछ विस्तार कर सकती है, कुछ ऐड कर सकती है, और इस जो भी इसमें बातें हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ बात ऐड कर सकती है, विस्तार कर सकती है, लेकिन उसमें जो बात लिख दिया गया ना उसे हटाया नहीं जा सकता। कोई भी कभी भी नहीं हटा सकता, नेवर, जब तक इंडिया है कोई संशोधन इसमें नहीं होगा। ये फिक्स है तो फिक्स है, कभी जिंदगी में नहीं हटेगा। ऐसा ही इस मूल ढांचे में बताया गया। ठीक है, संसद संशोधन कर सकती है मूल ढांचे में, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। कोई भी निगेटिव पॉइंट इसमें नहीं डालेगी जाकि कमजोर हो प्रस्तावना, और प्रस्तावना को भी इसी में डाल दिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर में ही। प्रस्तावना को भी बेसिक स्ट्रक्चर में ही डाल दिया गया लाके, ताकि इसमें संशोधन जो है ना संसद करे, लेकिन कुछ इसमें ऐड करे प्रस्तावना में। तभी 1942वां संविधान संशोधन 1976 में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्रघनता शब्द को जोड़ा गया, कुछ हटाया नहीं गया। तो प्रस्तावना में ऐड करो, बड़ा करो, उसे मजबूत करो, लेकिन कुछ हटा नहीं सकते। वैसे ही कुछ थ्योरी है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्योरी, जो कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य बाद में दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। इसमें कुछ पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ अभी। उस पॉइंट में संसद चाह के भी कुछ चेंजिंग नहीं कर सकती, वो फिक्स है तो फिक्स है। तो पहला पॉइंट लिख लो भाई कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा में पहला पॉइंट क्या क्या दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भारत का सर्वोच्च जो है, संविधान का सर्वोच्चता हमेशा रहेगी, संविधान का सर्वोच्चता, ठीक है, सर्वोच्चता हमेशा रहेगी। दूसरा पॉइंट, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन दिख रहा है ना, मैं इंक ले लेता हूँ। विभाजन मतलब कार्यपालिका अलग प्लस न्यायपालिका अलग, न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेगी हमेशा, एक कभी नहीं होगी कि कार्यपालिका के अंदर ही न्यायपालिका आ जाए। ठीक है, मतलब संसद अलग रहेगी, न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का मान महत्वपूर्ण होगा, इसमें बोला गया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी लिख लो, मैं पहले इंक भर देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो इंक भर लिया अभी मैंने। तो क्या क्या थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे में सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य बाद में। तो पॉइंट दिया कुछ, संविधान का सर्वोच्चता हमेशा बना रहेगा, सबसे ऊपर संविधान रहेगी। फिर शक्तियों का विभाजन वैसा ही रहेगा जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका भी है, कभी भी कार्यपालिका न्यायपालिका में सट नहीं जाएगा, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग ही रहेगा हमेशा, और कार्यपालिका जो है संसद वाली वो अलग ही रहेगी हमेशा, कभी एक नहीं होगी। ठीक है, ये भी फिक्स रहेगा, कभी संशोधन नहीं कर सकता है कोई भी संसद, कभी संशोधन नहीं कर सकती इस चीज़ में। तीसरा पॉइंट लिखो कि जो रिपब्लिक और लोकतंत्रात्मक जो भारत का संसद है या भारतीय व्यवस्था है, रिपब्लिकन और लोकतंत्रात्मक हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो रिपब्लिकन, ठीक है, रिपब्लिकन और एंड लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, हमेशा रहेगी, रिपब्लिकन एंड लोकतंत्रात्मक, देख लेना बट पे सुधार लेना, लोकतंत्रात्मक एंड रिपब्लिकन हमेशा बनी रहेगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकता संसद। किसे हटाओ और वंशा उन्नत कर दो कि पीएम का बेटा ही पीएम बनेगा और सीएम का बेटा ही सीएम बनेगा, या फिर जो भी, ये ऐसा ही रहेगा। रिपब्लिकन एंड लोकतांत्रिक भारत का व्यवस्था रहेगा जो कभी नहीं चेंज कर सकता। अब जैसे में रूस वाला तो नहीं होगा ना कि रूस में व्लादिमीर पुतिन आ गया, 2036 तक वही रहेगा, 2036 तक वही राष्ट्रपति रहेगा, ऐसा संशोधन कर लिया खुद। अगर इंडिया का संविधान असर आता तो इंडिया में भी शायद ऐसा हो जाता
कि चलो अगर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता ना ऐसा कुछ कि संविधान में संशोधन तो करो लेकिन इस चीज़ में संविधान संशोधन नहीं कर सकती है, नहीं तो क्या पता कोई पीएम अपना संशोधन बहुमत में था संशोधन करवा लेता कि नहीं मेरा बेटा ही पीएम बनेगा, मेरा बेटा ही और उसका बेटा ही बंद चला बंद कर देता। तो नहीं, हमारा संविधान इसीलिए बहुत सोच के और बहुत कम टाइम बना दिया गया, दुनिया का सबसे लंबा संविधान। क्योंकि कौन थे बनाने वाले, सारा दिमाग और सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले बंदा भीमराव अम्बेडकर थे, 32 डिग्री का होल्डर। उनके इतना उस समय पढ़ा लिखा कोई बंदा ही नहीं था, और दुनिया में सबसे ज़्यादा कष्ट और पढ़ाई में किए ना तो शायद मे भी वही हो सकते हैं। तो भीमराव अम्बेडकर ही एकदम दिमाग से, और इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने बोला था कि अगर संविधान का दुरुपयोग होगा तो उसे फाड़ने वाला सबसे पहले मैं होऊंगा। इसलिए आज तक कोई संविधान का दुरुपयोग नहीं कर सकता। एक से एक नियम है इसमें, जो पूरा पढ़ेगा वही समझ पाएगा। एक से एक बंदे को पावर दिया गया है। जिसके पास नहीं पढ़ने का टाइम है, नॉलेज नहीं है, वो सबसे डरता है। पुलिस से भी नहीं डर सकते हो ना। पुलिस क्यों? पुलिस आपका सेवक है। पुलिस आपका सेवक है, आप पुलिस का सेवक नहीं हो। यहाँ तक कि आप पुलिस को सर नहीं बोल सकते हो, आपकी मर्जी। वो आपको हो सके तो सर बोलना है, उसे सर बोलना है, उसे उल्टा सर बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग, आप लोग रिस्पेक्ट करते हो, उसकी वर्दी की रिस्पेक्ट करते हो, उसकी जगह की रिस्पेक्ट करते हो, और वो लोग अपना बाप का जागीर मान के आपको सुना देगा, इधर अरे गाली दे के चल जे उधर जा कर। ऐसा भी नहीं है उसको करने का। लेकिन अब क्या मैं बोलूँ, ऐसा ही बनाया गया सिस्टम। तो वो हम लोग का सेवक है, हम नहीं उसके सेवक हैं, ठीक है। तो रिपब्लिकन एंड लोकतंत्रात्मक, ठीक है, ये बना रहेगी। और क्या था? शक्तियों का विभाजन हो गया, ये हो गया। चौथा पॉइंट भी लिख लो कि चौथा पॉइंट क्या था कि चौथा पॉइंट में इसमें है कि महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण, मतलब न्यायालय का बात कोर्ट का महत्वपूर्ण डिसीजन पे कोई भी वाद विवाद नहीं करेगा, मतलब उसे चेंज नहीं कर सकता है। तो महत्वपूर्ण बात या निर्देश न्यायालय के द्वारा जो दिया जाएगा, महत्वपूर्ण न्यायालय के द्वारा जो संदेश दिया जाएगा, उस पर कोई संसद संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी दिया जाएगा बात, उस पर कोई भी चेंज नहीं कर सकती है। इसीलिए संविधान की जब जो भी भारत में कानून बनता है ना, संसद कानून बनाती है कोई भी, तो पहले सुप्रीम कोर्ट चेक करता है उसे कि कुछ इसमें गड़बड़ तो नहीं है, किसी का मौलिक अधिकार तो नहीं हनन हो रहा है, किसी व्यक्ति का कुछ मतलब इसमें नुकसान तो नहीं हो रहा है ना, भारतीय जनता का तो ये ठीक है। ये अगर कुछ भी गलत हुआ, संविधान सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर देता है, कोई उसे वापस नहीं ला सकता है। रद्द कर दिया तो हाँ, उस पर विचार करो, जनता के प्रति भलाई के लिए उसमें करो, मौलिक अधिकार हनन नहीं होना चाहिए जनता का, तो सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर सकता है। इसलिए हर एक जो भी राज्य में कानून बनेगा उसे हाई कोर्ट चेक करता है कि कुछ गलत तो नहीं है, और जो देश के लिए बनेगा संसद में वो सुप्रीम कोर्ट चेक करता है। सारे भी एक भी जो भी जितना भी संशोधन, मतलब जितना भी धारा सेक्शन, जो भी नियम लागू, जो भी अधिनियम बनती है, सारा को सुप्रीम कोर्ट चेक करती है। गलत होते हैं उसे रद्द कर सकता है वो, और जो भी आदेश देगा उसे संसद को मानना पड़ता है। इसलिए महत्वपूर्ण आदेश को संसद मना नहीं कर सकता। रिपब्लिकन लोकतांत्रिक बना रहेगा, शक्ति का विभाजन रहेगा, हमेशा संविधान का स्वतंत्र बना रहेगा, बस। और क्या? इसलिए संसद इसमें इस चीज़ में बेसिक स्ट्रक्चर में इसका विस्तार कर सकता है, कुछ अलग अलग पॉइंट ऐड कर सकता है, लेकिन इसे छोटा नहीं कर सकता, इससे कुछ हटा नहीं सकता, और ना ही इसे कमज़ोर कर सकता है। मजबूत करो, इसमें ऐड करो, कुछ विस्तार करो इसका, ठीक है। तो बस यही बात थी। तो पहले प्रस्तावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है संविधान सभा में, ठीक है। ये बात यूनियन बनाम मदन गोपाल 1957 में बोला गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिस समय जज राजमन्नार थे, ठीक है। फिर बाद में आया कि प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, इसलिए संसद उसमें संशोधन नहीं कर सकती। फिर बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या मान लिया? प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब बेसिक थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का बात दिया, मतलब मूल ढांचा का सिद्धांत दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। इसमें कुछ पॉइंट रखा गया जिसमें कि संसद चाह के भी कोई संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, उसको मजबूत कर सकता है, उसमें कुछ ऐड करके उसे बड़ा कर सकता है, कुछ ऐड करो एक्स्ट्रा, या कुछ उसका मजबूतीकरण करो, उसमें निगेटिव चेंजिंग नहीं करेगा संसद, ठीक है। तो कुछ मेन जो टॉपिक था, संविधान का सर्वोच्चता बना रहेगा हमेशा, शक्ति का विभाजन हमेशा वैसे ही रहेगा, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग रहेगा, रिपब्लिकन एंड लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनी रहेगी हमेशा भारत का, और धर्मनिरपेक्ष भी वैसी रहेगा। 5वां पॉइंट भी लिख लो, एक और याद आ गया, 5वां पॉइंट लिख लो कि धर्मनिरपेक्ष भारत का धर्मनिरपेक्ष व्यवहार बना रहेगा। धर्मनिरपेक्ष व्यवहार हमेशा बना रहेगा, सेकुलर हमेशा रहेगा भारत का। इसलिए भारत का अपना कोई भी नहीं होगा, वो धर्म नहीं होगा, भारत का जनता का धर्म होगा। जो भी जनता भारत अपना फॉलो करना चाहे, जनता वो फॉलो कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है।
तो इसमें भी कोई भाषा चेंजिंग नहीं कर सकता, नहीं तो भारत हिंदू राष्ट्र बनाता कि जो भी भारत में रहेगा वो हिंदू धर्म को फॉलो करेगा टोटल। तो ऐसा नहीं है, भारत सेकुलर है, अपना अपना धर्म मानने के सारे को बंद का स्वतंत्रता है बंदों का। तो इस बात में थ्योरी में दिया गया, इसलिए संशोधन करके भी नहीं हटाया जा सकता इस सब बात को। तो बेफिक्र, ये सब बात जो है पत्थर का लकीर है, कोई नहीं हटा सकता इसे, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें तू कुछ ऐड करो, इसका नियम कानून कुछ बनाओ कि इसमें कमजोर ये ना पड़े, एक्स्ट्रा ऐड करो, संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो यही हुआ मूल ढांचे का सिद्धांत जो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्यवाद में दिया गया, कुछ थ्योरी, ठीक है। तो बस पॉलिटी का क्लास आज का यही है, कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। केरल राज्यवाद में दिया ना, अरे यार, ठीक है। और तो कुछ बात छूटा नहीं, प्रस्तावना के बारे में सारा कुछ बात हो गई है, ठीक है। अब वीडियो आज का इतना ही, ठीक है, काफ़ी कम पढ़ना है, ज़्यादा समझ में आएगी, ज़्यादा पढ़ोगे तो बोरिंग सा फील होगा। इसके आगे हम क्लास स्टार्ट करेंगे इसके संविधान के स्रोतों के बारे में, कि संविधान से कौन कौन जगह से, कौन कौन देशों से विदेशी स्रोतों के बारे में क्या क्या लिया गया, न्यायपालिका कहाँ से लिया गया, उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया, महाभियोग का पद कहाँ से लिया गया, संविधान संशोधन का तरीका कहाँ से लिया गया, आपातकाल कहाँ से लिया गया, सारा चीज़ के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। मैं चाहता तो अभी बता सकता हूँ, लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, बोरिंग लगेगा बंदे को, फिर बोर लगेगा ना। पढ़ना उतना ही चाहिए जितना दिमाग में पहले घुसे, जब दिमाग काम करना बंद कर जाए तो पढ़ाई रखो, बाहर घूमने चले जाओ, फिर घूम के आओ, फिर पढ़ो, बस 15 मिनट वेस्ट करो टाइम, ज़्यादा नहीं। उसका फिर तुम्हारा जितना भी एनर्जी सेल्स है ना मतलब वापस एक्टिवेट हो जाएगा, उसी जगह पे आ जाएगा, तो पढ़ने में फिर से उतना ही मन लगेगा। नहीं करोगे तो फिर एक ही जगह बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, बुक सामने रख दो और रटते रहो, कुछ समझ ही नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए घूमो फिरो भी, ऐसा नहीं है कि कम से कम बैठा रहो बुक के पास, जब मन ना करे घूमने निकल जाओ। पढ़ने का जब मन करे तब पढ़ो, फिक्स नहीं है कि भाई 4 बजे उठ के पढ़ो, चाहे तुम्हें नींद तगड़ी आ रही है, थके वो 4 बजे नींद आ रही है, काल बना लो 4 बजे उठ के पढ़ो, ज़बरदस्ती थोड़ा पड़ेगा। जब 24 घंटा में जब मन करे, 2 बजे रात को मन करे उठो पढ़ो, जब तेरा माइंड फ्रेश रहे, माइंड साफ रहे, दिमाग बोले कि हाँ पढ़ो भाई कुछ लूँगा, जब मन बोले तब, ठीक है। नहीं बोले तो नहीं पढ़ो, क्या दिक्कत है। नहीं मन बोले तो नहीं, बुक लेके सामने बैठ के ऐसे करते रहने से कोई फायदा नहीं है। बोलता अरे बुक लेके बैठो ना, कुछ तो याद होगी, याद कुछ नहीं होगी, और जितना भी बच्चा है ना सारा भूल जाओगे। याद कुछ नहीं है, चलो हाँ कुछ तो 1-2 वर्ड याद, 1 ही 2 वर्ड से होगा क्या, 1 घंटे में 1 वर्ड याद करोगे क्या फ़ायदा। तो जब मन करे 1 घंटा ही पढ़ो, तगड़ा लेवल का पढ़ो, 1 घंटा में जो पढ़ना है सारा दिमाग में घुस जाए, तो बस इतना ही पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, तगड़ा पढ़ो, ज़्यादा की पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब मन करे तब, 24 घंटा में कभी भी, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ो, सब शांत रहती है, माहौल अच्छा रहता है, शरीर फिट रहता है। भाई बंदा रात में 2 बजे सोएगा, 1 बजे सोएगा, कहाँ से 4 बजे उठ के पढ़ेगा, उसको नींद आएगी, बैठ ही नहीं पाएगा बंदा, उसको नींद आएगी बैठने से। तो ऐसा फिक्स नहीं है। वो बंदे जो 10 बजे सो जाते हैं उसका ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है 4-5 बजे, तो पढ़ता है बंदा आराम से शांति से। तो जिसको जब मन करे तब पढ़ो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पढ़ने के लिए भाई माइंड याद रखे, ना कि आपका टाइम देखता है पढ़ाई, टाइम तो बिल्कुल नहीं देखता है पढ़ाई। 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 12 घंटा पढ़ा, 25 घंटा पढ़ा, 12 घंटा पढ़ा, तुमने 2 वर्ड याद किया, कोई बंदा आधे घंटे में 2 वर्ड याद कर लिया, कौन ज़्यादा बेस्ट, तो 2 घंटा में याद किया। तो टाइम नहीं देखो पढ़ने टाइम, जब मन करे 24 घंटा में, 12 बजे रात को मन करे हट सब कुछ छोड़ पढ़ने से बैठ जा, जब मन करे, जब माइंड फ्रेश करे। घूमने का मन करे शाम में घूमने निकलो, फिरने निकलो, बाहर का माहौल देखो, उससे क्या होता है ना कि सेल्स थोड़ा है ना आपका एक्टिवेट रहता है, बाहर की दुनिया देखता है ना। कुछ टाइम के लिए पढ़ाई को भूलो और घुमा करो पर डे, फिर वापस जब जाओगे ना सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ इन्जॉय करके, तो माइंड करेगा अरे पढ़ना है अब, फिर पढ़ोगे 1 घंटा, मस्त याद रहेगा शार्प। 1 घंटा ही पढ़ो, मस्त लेवल का पढ़ो समझ के, ताकि याद रहे। जब मन करे तब, कोई फिक्स नहीं 4 बजे पढ़ो, दोपहर के 12 बजे पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, जब मन करे तब पढ़ो, जितना मन करे उतना ही पढ़ो। लेकिन हाँ पढ़ने में मेहनत तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सिलेबस ज़्यादा है और तुम 1 घंटा पर डे पढ़ रहे हो तो कवर हो जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। सिलेबस के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, कितने पढ़ोगे तो एक सब्जेक्ट भी लोगे दिन में तो 4 घंटे तो मिनिमम लगेगी ना, 4 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा 24 घंटे में, इसके पास है मिनिमम 4 घंटा। तो बस यही था आज का। भारत का धर्म विविधता बना रहेगा, महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट जो भी महत्वपूर्ण निर्णय देगा उसे मानना पड़ेगा। रिपब्लिकन एंड लोकतांत्रिक व्यवस्था टाइप का शासन बना रहेगा भारत का, कोई चीज़ नहीं करेगा उसमें। शक्ति का विभाजन वैसे ही रहेगा कार्यपालिका न्यायपालिका में। संविधान का सर्वोच्च तो हमेशा बना रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग संशोधन नहीं हो सकती है। तो यही बात हो गई आज का पॉलिटिकल क्लास, ठीक है। अब क्या आगे क्लास करेंगे, अभी आज एक क्लास मैथ का भी हो जाएगी, बस ख़त्म कहानी। फिर
फिर क्या धीरे धीरे से ही क्लास स्टार्ट करते रहेंगे, धीरे धीरे से चलेगी आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना समझ में आए उतना ही मैं जैसे बता रहा हूँ अभी। तो और तो कुछ इसमें बात बताने के लायक है नहीं अभी फ़िलहाल। यही था प्रस्तावना, आज का टॉपिक ख़त्म हो गया। आगे का स्टार्ट करेंगे भारत का विदेशी स्रोत क्या क्या है, ठीक है। तो जिसको भी कोई भी डाउट हो, समझ नहीं आया हो, कमेंट में बेझिझक लिखिए, और समझ में आया हो तो अच्छा भी लिखे। ये ना कि समझ में आया तो बंदा कुछ भी लिख के चला जाए। समझ में आए तो बोलना चाहिए ना कि हाँ समझ में आया सर, अच्छा पढ़ा रहे हो, ताकि उससे थोड़ा बंदा मोटिवेट रहे कि हाँ सही लाइन पे हम डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब सही पढ़ाने का ढंग है, ऐसा बताना चाहिए कमेंट में, ठीक है। और डाउट हो तो कमेंट में पूछो, मैं कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा बंदे का, ठीक है। ज़्यादा बंदा का किसी टॉपिक पर रिप्लाई आया तो मैं उसके पे वीडियो बना दूंगा वापस। तो ठीक है, बस इतना आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ के साथ, ठीक है। बाय।